वेलकम टू डोलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री का सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल एम्पायर। तो जैसा आप लोग सबको पता ही है कि मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था आपके बाबर ने। इस चैप्टर में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर बंगाली में भी सेम वीडियो देख सकते हैं। तो अगर बाबर के बारे में बात किया जाए, बाबर ने सिर्फ 4 साल तक रूल किया था, 1526 से 1530 तक। बाबर था सबसे पहला शासक मुगल एम्पायर का, इसलिए उसे बोला जाता है ही वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। बाबर ने हमेशा कहा था कि मुगल एम्पायर के जितने भी राजा है वो सब आपके तिमूर और चेंगिस खान के वंशज है। मतलब उनके एंसेस्टर जो थे वो तिमूर और चेंगिस खान थे। ही बिकेम अ सुल्तान ऑफ फरगना एट एन अर्ली एज। तो अगर यहाँ पर बाबर की बात की जाए, बाबर के जो पिताजी थे वो सुल्तान थे फरगना के। पर बाबर जब सिर्फ 12 साल का उम्र का था तब बाबर के पिताजी चल बसे थे और उसको सुल्तान बनना पड़ा था फरगना का। क्योंकि बाबर की उम्र कम थी, इसी चीज का फायदा उठाया था उज़्बेक चीफ ने, और उज़्बेक चीफ ने अटैक किया कर दिया था आपके फरगना के ऊपर और फरगना को जीत लिया था। फरगना को जीतने के बाद जब बाबर को फरगना से निकाल दिया गया, बाबर ने बहुत बार कोशिश किया फरगना को वापस जीतने का। कई बार वो लड़ाई जीतता था पर फरगना को अपने पास रख नहीं पाता था, क्योंकि उज़्बेक चीफ या फिर दूसरे जो सुल्तान है वो आके छीन लेते थे। तो अब बाबर को ये बात समझ में आया कि अगर उसे चाहिए फरगना तो फिर उसको एक बड़ा सैनिक चाहिए और इस लड़ाई के लिए बहुत खर्चा चाहिए। तो खर्चे के लिए पैसा चाहिए, नॉर्मल बात है। अब पैसा उसे कहां से मिलेगा, इसलिए उसने डिसाइड किया बाबर ने कि वो इंडिया पे अटैक करेगा। इंडिया को कैप्चर करने के बाद इंडिया से पैसा लूटेगा और फिर जाके फरगना पे कैप्चर कर लेगा। इसी सोच से उसने सबसे पहले भीड़ा पे अटैक किया 1504 में। अब जब बाबर आ रहा था इंडिया में, उस टाइम पे सैयद डायनेस्टी, उस टाइम पे आपका लोधी डायनेस्टी चल रहा था, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी चल रहा था और लोधी डायनेस्टी के जो सुल्तान थे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था बाबर के ऊपर, इसलिए बाबर आस्ते आस्ते इंडिया में घुसते चला गया। आप वही यहाँ पर देखेंगे, वो भीड़ा में आया 1504 में, सियालकोट में वो पहुंच गया 1520 में, और फिर लाहौर में पहुंचा 1524 में। तो आप समझ रहे हैं कि आस्ते आस्ते वो दिल्ली के और भी करीब आते जा रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि लोधी डायनेस्टी चल रहा था, लोधी डायनेस्टी में उस टाइम पे सुल्तान थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन बहुत ही मतलब बलवान शासक था। कोई मतलब हिम्मत नहीं था कि सिकंदर लोधी के खिलाफ लड़ाई करे। इसलिए सिकंदर लोधी जैसे ही चल बसे थे और गद्दी खाली हो चुकी थी, तब सभी ट्राई कर रहे थे कि लोधी डायनेस्टी को हटाया जाए। इसलिए एक टर्मोइल स्टार्ट हो गया था। टर्मोइल मतलब गोलमाल स्टार्ट हो गया था कि गद्दी पे अगला सुल्तान कौन बैठेगा। इसीलिए जैसे सिकंदर लोधी चल बसे थे, तब सिकंदर लोधी चल जब सिकंदर लोधी चल बसे थे, उसके बाद उसके बेटे इब्राहिम लोधी राजा बने थे। और इब्राहिम लोधी भी अपने पिताजी की तरह बहुत ही क्रूर शासक था, और वो जितने भी नोबल्स थे, शाही लोग थे अपने कोर्ट में, उन सभी को सबके सामने बेइज्जत करते थे। इसलिए उनके कोर्ट के जो लोग हैं वो भी उनको पसंद नहीं करते थे। इसलिए कोर्ट के लोग सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि वो जाके बाबर को इन्वाइट करेंगे कि आप आइए इंडिया पे अटैक कीजिए, लोधी डायनेस्टी को हटाइए, जितना आपको लूटपाट करना है, जितना आपको पैसा लेना आप लीजिए, फिर अपने कंट्री फरगना में वापस चल जाइए और फरगना रूल कीजिए। इसी आइडिया से उसको इन्वाइट किया था आपके दौलत खान लोधी ने, आलम खान ने और राणा संगा ऑफ मेवाड़। अब इन तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, पहले वो समझ लेते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पर बात करें दौलत खान लोधी के, दौलत खान लोधी जैसा आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। तो क्योंकि वो गवर्नर ऑफ पंजाब थे तो उनको रास्ता पता था दिल्ली में कैसे आना है। क्योंकि अगर आप लोग पंजाब का टूरिज्म टैगलाइन देखें तो वो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था पंजाब को, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता पंजाब को, क्योंकि ईरान और अरब जितने भी बाहर के क्रूर जानवर होते थे वो सब इंडिया में आते थे पंजाब के थ्रू, क्योंकि पंजाब के थ्रू एक लैंड एरिया बनता था उनका, और वहीं से वो आर्मी लेके आते थे। तो जो पूरा पंजाब का कंट्रोल है वो था आपके दौलत खान लोधी के पास, और दौलत खान लोधी ने फ्री एंट्री दे दिया था आपके बाबर को कि आप आ जाइए, अटैक कीजिए, पंजाब में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा अगर यहाँ पर देखें तो फिर है आपके आलम खान। आलम खान वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। तो आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि वो जबकि उसके अंकल थे तो आर्मी की सारी बातें उनको पता होगी, आर्मी कहाँ कहाँ कमजोर है, आर्मी कितने जन है, कहाँ कहाँ पर लड़ाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ खुफिया दरवाजा होता है, ये सब पता था उसको, आलम खान। तीसरा अगर देखा जाए राणा संगा ऑफ मेवाड़। राणा संगा ऑफ मेवाड़ जो थे वो मतलब 6 फुट के आदमी थे और लड़ाई में वो बहुत ही खतरनाक थे। पूरे राजपूत क्लैन में जितने भी थे सभी ने उनको अपना हेड मान लिया था और सब उनके हिसाब से चलते थे। मतलब राजपूताना जो पूरा एम्पायर था उसको रिप्रेजेंट करते थे राणा संगा ऑफ मेवाड़। अब जब भी कोई अरब अरब या फिर दूसरा कोई जानवर जब भी आता था तो सबसे पहले उनकी लड़ाई होती थी राजपूतों के साथ, राजपूत। अब यहाँ पर राणा संगा ऑफ मेवाड़ जो कि राजपूत के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कह दिया था कि आप आइए, आपके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, आप जितना लूटपाट करना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं आप लेके फिर से वापस चल जाइए, राजपूतों में से कोई भी आपको मतलब बाधा नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं दौलत खान लोधी ने रास्ता खोल दिया था। आलम खान ने उसको पूरा आर्मी का दिखा दिया था कि आर्मी कहाँ पर है, कैसे है, और राणा संगा ऑफ मेवाड़ ने राजपूतों को कंट्रोल करने का वादा किया था कि वो उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये सारे वादे पाने के बाद बाबर ने फाइनली उस पर इब्राहिम लोधी पे अटैक कर दिया था। तो इब्राहिम लोधी पे जो अटैक किया था वो किया था आपके इब्राहिम लोधी पे बाबर ने अटैक किया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये कौन से साल में हुआ था, 1526। यहाँ पर आपको याद रहता है 1526 पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच।
अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी आप जानते हैं इब्राहिम लोदी था इंडिया का सुल्तान, तो आप समझ ही सकते हैं उसके पास कितना पैसा कितना आर्मी कुछ था। और बाबर के पास जो आर्मी था वो कंपेरेटिवली उससे छोटा था, पर तब भी बाबर बाबर को उस लड़ाई में जीत मिल गई थी। और उसका मेन कारण था आपका तुगलमा स्टाइल ऑफ वॉरफेयर। उस टाइम पहली बार लड़ाई में आपका गन पाउडर यूज हुआ था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार आपका गन पाउडर का यूज किया गया था। अब ये समझते हैं तुगलमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर क्या होता है। तुगलमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर में जो आर्मी थी पूरी इब्राहिम लोदी की, मान लीजिए ये पूरी आर्मी है, इब्राहिम लोदी की जो पूरी आर्मी है उसको दो तरफ से घेर लिया जाता था, दोनों तरफ से घेर लिया जाता था। और जो ये बंदूकधारी है वो आपके बीच में चले जाते थे। अब आप समझ सकते हैं बीच में जब बंदूकधारी चले जाते थे और बीच में जाके जितने भी सैनिक है उनको एक एक करके गोली मारते थे। अब बंदूक से बचने का उस टाइम एक ही तरीका था कि आप पीछे हट जाइए, कि जितने आप गोली से दूर चले जाएंगे गोली का इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। तो आर्मी आस्ते आस्ते पीछे चली जाती थी और पीछे जाके इन्हें फिर से लड़ाई करने के लिए लोग मिल जाते थे, जो कि आपके बाबर के लोग थे, और ये भी लड़ाई करने लगते थे। इनका काम सिर्फ इतना ही था कि ये जो आर्मी है इसको किसी भी तरीके से यहाँ से जो चक्रव्यूह बनाते थे ये लोग, चक्रव्यूह तो नहीं होता, चक्रव्यूह टाइप उससे बाहर ना निकलने दे, और बाकी काम जो है ये बंदूकधारी संभाल लेंगे। आपने अगर अकबर का चैप्टर देखा होगा तो मतलब अकबर वाली मूवी देखा होगा, तो अकबर वाले मूवी में भी आप देखेंगे कि बीच में एक जन को रखा जाता है और वो सभी पे तीर चलाता है और उसे घेर लिया जाता है चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने के लिए। वैसा ही आपका यहाँ पर भी होता है, जितने बंदूकधारी थे वो बीच में एक साथ हो जाते थे और जितने भी आर्मी के लोग हैं उन पे गोली चलाने लगते थे। तो यही था आपका तुगलमा स्टाइल ऑफ वॉरफेयर। और जो बंदूकधारी थे इनमें से एक्सपर्ट थे आपके उस्ताद अली और मुस्तफा। ये दोनों जितने भी बंदूकधारी थे उनके हेड थे आपके उस्ताद अली और मुस्तफा। अब देखेंगे प्रॉब्लम्स फेस बाय बाबर। अब अगर प्रॉब्लम्स फेस बाय बाबर देखिए, पहले मैंने बता दिया था कि बाबर को जब इंडिया में इन्वाइट किया गया था उसे ये बोला गया था आप आके ये लोधी डायनेस्टी को हटाइए और फिर आप वापस चले जाइए फरगना पे, आपको जितने भी पैसे चाहिए वो लेके चल जाइए आपके फरगना पे। पर बाबर ने यहाँ पर धोखा दे दिया और बाबर ने ये कहा कि वो वापस नहीं जाएगा, कि बाबर को ये पता था कि फरगना पे जाके वो कभी भी रूल नहीं कर सकता और इंडिया में आके इतना ऐशो आराम पाके वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहता था। तो बाबर को ये पता था कि फरगना अगर वो वापस जाएगा तो धूल मिट्टी में लड़ाई करके शायद वो हार जाए, और इंडिया में भी अगर वो रहे तो शायद हार जाए, पर अगर इंडिया को जीत लिया तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया से वापस नहीं जाएगा। पर उसके जितने नोबेल्स और जनरल्स थे वो वापस जाना चाहते थे। ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ का वेदर कंडीशन और इंडिया का वेदर कंडीशन बिल्कुल ही अलग था, इसलिए उसके जितने भी शाही लोग थे और जनरल्स थे वो सब आपके वापस जाना चाहते थे फरगना पे। पर और ये चीज राणा संगा ऑफ मेवाड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि बाबर इंडिया में रहेगा, कि राणा संगा ऑफ मेवाड़ मैंने पहले ही बताया किसको रिप्रेजेंट करते थे, राजपूत। और राजपूत का सबसे पहला काम यही था कि जितने भी जानवर बाहर के देशों से आते थे उनसे लड़ाई करना। अब बाबर ने जब डिसाइड कर लिया था वो इंडिया में रहेगा तब राजपूतों के साथ उसकी लड़ाई पक्की हो गई थी। इसलिए राणा संगा ऑफ मेवाड़ वांटेड टू एक्सपेल मुगल फोर्सेस फ्रॉम इंडिया। तो पहले अगर बात की जाए बाबर इंडिया में रहेगा ऐसा कोई बात ही नहीं था, इसलिए राणा संगा ऑफ मेवाड़ ने बाबर को आने दिया। और बाबर ने जब डिसाइड कर लिया वो इंडिया में ही रहेगा तो फिर बाबर नाम के जानवर से इंडिया को मुक्त करने के लिए राणा संगा ऑफ मेवाड़ ने डिसाइड कर लिया वो अटैक करेगा मुगलों के ऊपर। दूसरा अगर देखा जाए जो अफगान थे वो भी राइजिंग फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया आपका बंगाल और बिहार का एरिया, वहां पर अफगान का रूल था और अफगान भी आस्ते आस्ते एक साथ हो रहे थे और बाबर के खिलाफ लड़ाई होने के लिए तैयार हो रहे थे। ये सब तैयारी होते होते लास्ट तक बाबर के साथ लड़ाई जो हुआ वो हुआ आपका बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में बाबर को लड़ना पड़ा था बाबर वर्सेस राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड हिज। अब इस टाइम पे बाबर को जब लड़ाई करना पड़ा था उसको पता था उसकी आर्मी की मोरल पूरी डाउन है और आर्मी का कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता था, पर तभी बाबर को इंडिया में रहना जरूरी था उसके लिए, और उसके लिए उसने ये जिहाद है। बाबर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये लड़ाई जो है ये जिहाद है, ताकि उनके साथ जो भी लड़ाई करे उनके आर्मी जो भी लड़ाई करे वो सब इंस्पायर हो जाए और उनके साथ लड़ाई करे, ना कि उनको मैदान छोड़ के चले जाए। राणा संगा ऑफ मेवाड़ की अगर बात की जाए, राणा संगा ऑफ मेवाड़ के साथ थे आपके राजा बेदनी राय। राजा बेदनी राय थे आपके चंदेरी के हसन खान थे जो कि मेवात के थे, और महमूद लोधी थे। महमूद लोधी आपके बेटे थे सिकंदर लोधी का। तो सिकंदर लोधी मैंने जैसा बताया कि सिकंदर लोधी को ही हरा के मार के फिर वो राजा बना था, तो सिकंदर लोधी का बेटा था हसन खान और राजा बेदनी राय। ये सभी थे आपके बाबर के खिलाफ, और बाबर ताकि अपने आर्मी को इंस्पायर कर पाए और अपने आर्मी को बोल पाए कि आप वापस मत जाइए और लड़ाई में मुझे सपोर्ट किया, इसलिए उसने लड़ाई को जिहाद का नाम दे दिया। तो लड़ाई के बाद बाबर जो है वो लड़ाई जीत चुका था, और बाबर लड़ाई जीतने के बाद उसने अपने आप को गाजी डिक्लेयर कर दिया, उसने टाइटल दिया था गाजी। अब अगर बाबर की बात की जाए तो बाबर ने देखा कि लड़ाई को पूरे तरीके से खत्म करना होगा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि राजा बेदनी राय को भी हराना होगा। इसके लिए हुआ था आपके बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी की बात की जाए तो ये हुआ था आपके 1528 में। बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था बाबर वर्सेस बेदनी राय। इसमें भी बाबर को लड़ाई में आसानी से जीत मिल गई थी। फिर अगर देखा जाए उसने लड़ा था बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा की अगर बात की जाए, बैटल ऑफ घाघरा में कोई डिसाइसिव लीडर जीता नहीं था। इसमें बाबर लड़ा था आपके महमूद लोधी के साथ, और इसमें देयर वाज नो डिसाइसिव विनर। अब हम लोग देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बाय बाबर। अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था आपका तुजुके बाबरी, या फिर आप बोल सकते हैं बाबरनामा। उसकी ऑटोबायोग्राफी थी तुजुकी बाबरी, या फिर आप बोल सकते हैं उसका नाम था बाबरनामा। क्वेश्चन में आपका कुछ भी आ सकता है एमसीक्यू में, आपका बाबरनामा भी दे सकता है या फिर तुजुकी बाबरी, दोनों आपका सेम बुक है। तो क्या है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाद में जो बाबरनामा था उसका ट्रांसलेशन क्या था, अबू रहीम खाने खाना ने।
और ये किस वक्त पे ट्रांसलेशन किया गया था? ये ट्रांसलेशन किया गया था आपके अकबर के टाइम पे। ये ट्रांसलेशन किसमें किया गया था? ये ट्रांसलेशन लेटर ट्रांसलेटेड टू द पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज में बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था। तो किसने किया था? अबू रहीम खाने खाना ने। उसने कॉन्स्ट्रक्ट किया था 4 बाग, जो कि आप नाम से याद रख सकते हैं, बाग यानी बागीचा। तो वो गार्डन था। तो उसने 2 मॉस्क बनाए थे। एक बनाया था आपके पानीपत में मॉस्क, और दूसरा बनाया था रोहिला खंड में। उसके 2 मॉस्क बनाए हुए थे। तो अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो उसमें से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, और आपको अच्छे से याद रखना है कि तुसुकी बाबी या फिर बाबरनामा उसकी ऑटोबायोग्राफी थी। तो आज के चैप्टर के लिए बस अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।